दोस्तों, समय जी थोड़ी मांग इहा आहे त असां थोरो फटाफट में कम खे पतायूं। ॿुधण जे लाइ त असांजा हिकिड़ा ई रवि कुमार अय्यर जी खे ॿुधंदासीं न त मां सम्झां थो तव्हांखे सॼी जेका सिंध आहे सा तव्हांजे ईअं हृदय में वसी वेंदी। हाणे रवि कुमार अय्यर जो मां परिचय ॾाढो शॉर्ट में ॾींदुमि, बाक़ी त ही पाण हिकु वॾी इंस्टीट्यूट आहिनि। रवि कुमार अय्यर माँ भारती को समर्पित 1975 से राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का प्रचारक हैं। 36 वर्षों से 45 देशों का भ्रमण करके दुनिया भर के हिंदुओं पर 6 पुस्तकों के लेखक हैं। आप उल्लासनगर और विदेश में हांगकांग के प्रचारक रहे हैं, इसलिए वैश्विक सिंधी समाज से आपका गहरा नाता है। अमेरिका की TDX स्टूडियो में भी आपने वक्तव्य दिया है। दोस्तों, TDX वह संस्था है जहां कोई जा नहीं सकता, लेकिन TDX वहां से बुलाती है। वह उनको बुलाती है जिनके विचार बहुत शुद्ध और पारदर्शी और अति उत्तम होते हैं। उन्हें भी सिर्फ 19 मिनट का ही वक्तव्य दिया जाता है। वहाँ पर मीटर लगा हुआ है कि आपको 19 मिनट ही बोलना है, उससे 1 मिनट भी आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। यह विश्व की सर्वोपरि संस्था है। योग शिविर, भारतीय संस्कृति और विरासत पर सैकड़ों शिविरों का आपने संचालन किया। आपके लिखे हुए पुस्तकों का हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तमिल भाषा में भी अनुवाद हुआ है। आपकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं। आपने मानव समाज को अपने ज्ञान से बहुत कुछ दिया है और निरंतर दे रहे हैं। हमारी झोली छोटी है, आपका दामन बहुत बड़ा है, आप बहुत कुछ दे सकते हैं। दोस्तों, हिनन खे ॿुधण ज़िंदगीअ जो हिकु लहावो अथव। मां सिंधीअ में चवां, हिनन खे उहे माण्हू ॿुधी सघंदा, उहे सम्झी सघंदा। सम्झो ज़िंदगी जो हिकिड़ो लहावो आहे। मां त ख़ाली 20 मिंट उन्हनि जे संपर्क में आयुमि त मुंहिंजे तन बदन में हिकिड़ो करंट दौड़जी वियो। अहिड़ा श्री रवि कुमार अय्यर साहब खे मां वेनती कंदुमि त अचनि ऐं पंहिंजो वक्तव्य ॾियनि। श्री रवि कुमार अय्यर साहब। आदरणीय मोहन जी, मंच पर आसीन महानुभावों, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज स्मृति दिन, संकल्प दिवस पर मैं अपने आप को यहाँ पाकर एक नया अनुभव महसूस कर रहा हूँ। जीवन में कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। अगर आज का दिन किसी एक ऐतिहासिक घटना के साथ तुलना करना है तो 1948 में एक नया देश का जन्म हुआ, उसका नाम है इज़राइल। उनका इतिहास और सिंधियों का इतिहास में कुछ साम्य दिखता है। पहली शताब्दी में उनके ऊपर आक्रमण हुआ और इज़राइल से यहूदियों को रोमन साम्राज्य ने खदेड़ करके दुनिया के अनेक देशों में भेज दिया। वे विस्थापित लगभग 1500 साल तक अपने देश के बाहर थे। अंग्रेज़ों ने वचन दिया था कि हम आपके लिए देश तुर्की लोगों से युद्ध करके आपको देंगे। युद्ध के लिए प्रथम महायुद्ध के समय इज़राइल का एक बंदरगाह है हाइफा, वहाँ गए। लेकिन जब देखा कि जर्मन और तुर्की लोग पहाड़ के ऊपर से गोली मार रहे हैं, तो अंग्रेज़ लोग पीछे हट गए। अंग्रेज़ों को मदद करने के लिए भावनगर के राजा ने कुछ सैनिक भेजे थे। भावनगर, जोधपुर और मैसूर महाराजा, इन्होंने कहा तो हम क्षत्रिय हैं, हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जिस युद्ध में अंग्रेज डर गए थे,
उस युद्ध में हमारे भावनगर के सैनिकों ने ऐसा एक शौर्य प्रदर्शन किया कि 400 साल से वहाँ राज्य करने वाले तुर्की लोग हार गए, उनको मदद करने वाले जर्मन भी हार गए, ऑस्ट्रियन भी हार गए। इन सबको बंदी बनाकर उन्होंने अंग्रेज़ों को दिया। उसके बाद शेर के जैसे अंग्रेज आए और उन्होंने इनके हाथ से कि आज से इज़राइल हमारे हाथ में है, ये बताया। घटना 1918 की है। 1919 से लेकर बहुत सारे यहूदी जो रशिया में थे, जो स्पेन में थे, जो जर्मनी में थे, ये सब वापस अपने देश में आने लगे और धीरे 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 1948 में इनका एक देश बना। इज़राइल बनाने में प्रमुख भूमिका भारतीयों की थी। इसलिए दिल्ली में 3 मूर्ति चौक है जिसका अभी नया नाम, इसके ऊपर मैंने पुस्तक लिखा, उसका विमोचन उस समय के जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर ने, पहले उनको तो पता, उनको लगा कि ये सब झूठ है, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। बाद में जब उनको पता चला कि ये सत्य घटना है तो सब पूछताछ करके वे आए, उसका विमोचन किया और उस चौक का नाम बदल करके 3 मूर्ति हैफा चौक बना। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा भी सिंधु देश बनेगा। प्रश्न निकलता है कि कब बनेगा और कैसे बनेगा। कुछ रोड मैप है क्या? हमारे आंखों के सामने कुछ घटना होती है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। आज ईरान के लड़कियां 19 साल 20 साल की लड़कियां हिजाब को उठा के फेंक रही है, उसको लात मार रही है, कूड़े में डाल रही है, जला रही है और कहता है कि हमें इस्लाम में नहीं रहना है। आज एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ते जा रही है और 5 साल 10 साल के अंदर ईरान एक नॉन मुस्लिम देश बनेगा। वहाँ के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इस्लाम छोड़कर जाएंगे और एक नया समाज खड़ा होगा। तो इसका नाम दिया जाएगा ईरान अनदर रेवोल्यूशन, ईरान स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब है कि आप थोड़ा सा दबाते हो तो ज़्यादा उछलता है। जो चिंगारी ईरान में है, बगल में बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में नारा लगेगा कि हम बलूची है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है। वहाँ से आएगा चिंगारी सिंध में और सिंध में नारा लगेगा हम सिंधी है, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये बहुत निकट के भविष्य में होने वाला है। आज अरेबिया में भी देखेंगे, मोहम्मद बिन सलमान वहाँ का युवराज है, क्राउन प्रिंस। उसके नेतृत्व में वहाँ के महिलाएं हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के महिलाओं को बुर्का पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके ऊपर कोई भी लड़की कार नहीं चला सकती है, आज उनको उतना फ्रीडम मिला है। यहाँ तक कि मक्का और मदीना में भी महिलाएं बिना बुर्का जा सकती है। वहाँ योगासन कॉलेज में, स्कूल में स्पोर्ट्स का एक अनिवार्य विषय बन गया है। वहाँ के बच्चों को रामायण सिखाया जा रहा है। लड़का माँ से पूछता है कि राम कितने साल वनवास में गए और माँ को तो मालूम ही नहीं है, तो वो अपने किसी भारतीय को फ़ोन करती है और फिर वेबसाइट में जाती है। वो लोग अब रामायण सीख रहे हैं, योग सीख रहे हैं, गीता सीख रहे हैं। शायद कुछ साल के बाद वहाँ का एक मुल्ला आकर हमको रामायण सिखाएगा। बदलते हुए परिस्थिति में आप देखेंगे अयोध्या में तो मंदिर बन ही रहा है, लेकिन इसके पहले ही अबू धाबी में मंदिर बन चुका है, दुबई में मंदिर बन गया है, मथुरा में मंदिर बनेगा, उसके पहले आपको मक्का और मदीना में भी मंदिर बन जाएगा। वाराणसी में मंदिर बनने के पहले वेटिकन में बन जाएगा। मैं सिडनी में रहता हूँ। सिडनी में अनेक जो बड़े बड़े भव्य हिंदू मंदिर आज है, वो कुछ साल पहले 10 साल 20 साल 30 साल पहले वो चर्च थे। शहर के बीच बीच में जो बड़े बड़े चर्च थे वो सब बिक रहे हैं और उसे
स्वामीनारायण पंथ है, हरे कृष्णा है और भारतीय समाज है, खरीदते हैं और हिंदू मंदिर बना रहे हैं। कल तक जो अंग्रेज उस चर्च में नहीं जाते थे, इसलिए उनको नुकसान होता था, इसलिए बेचना पड़ा। हिंदू मंदिर बनने के बाद अपने परिवार को लेकर अंग्रेज लोग हमारे मंदिर में आते हैं, भजन में बैठते हैं। आपने अरेबिया का भजन का एक वीडियो देखा होगा कि वहाँ बहुत सारे पुरुष सब अरबी वेश में, महिलाएं सब बुरखा में और भजन गा रहे हैं, गणेश शरणम शरणम गणेशा। आप ज़रा सोचिए आगे चलकर ये सब कहाँ जाएगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। बहुत बड़ा परिवर्तन अरेबिया और ईरान में हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ 50 साल के अंदर हिंदू देश बनेगा। अभी पिछले साल 2022 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक बाढ़ आया, बारिश आई। कहते हैं कि 250 वर्ष 250 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बारिश वो था। उस समय पूरा देश बहने लगा, फ्लड्स 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 एवरीवेयर। इसमें एक अपवाद है जहाँ फ्लड नहीं हुआ। दुनिया के लिए आश्चर्य है, एक जगह जिसे सिंधियों ने बनाया है, भारतीय हिंदू सिंधियों ने बनाया, वो जगह पर बारिश तो आया है, वो भयानक बारिश, लेकिन कोई फ्लडिंग नहीं हुआ। जो आज से 6000 साल बनाया हुआ वो शहर है मोहनजोदारो। वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है दुनिया को आश्चर्य करेगा, आज के बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है। वहाँ का पानी ड्रेनेज सिस्टम से निकल गया, फ्लडिंग नहीं हुआ, बारिश हुआ। तो हमारे देश में भी वहाँ से प्रेरणा लिया होगा शायद हीरानंदानी ने, वहाँ से प्रेरणा लिया होगा नवीन रहेजा जी ने, क्योंकि भारत के बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे घर यही लोग बना रहे। तो प्रेरणा हमको मिलती है मोहनजोदारो से और उसका फ़ायदा हो रहा है हमारे भारत को। मोहनजोदारो के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं जो सिंधियों का गर्व का विषय है, और सिंधी के साथ हिंदू, उसके साथ सनातन धर्म, ये सब जुड़ा हुआ है। दूसरा एक, सिंधी भारत में 0.2%, 0.2%। असली में माइनॉरिटी तो सिंधी है, लेकिन कभी आपने सुना कि ये माइनॉरिटी वालों ने रिजर्वेशन की मांग की है? हमको कहीं रास्ते में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं भारत के खिलाफ, कहीं कोई दंगा फसाद करते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। 1947 में हर चीज़ छोड़कर यहाँ आए, जो कपड़ा था उतना ही पहनकर आए, और फिर भी आपको कहीं भी भीख मांगते हुए एक सिंधी नहीं दिखाई देगा। जीवन में यश प्राप्त करने के लिए कुछ गुण चाहिए जो सिंधी से सीखे हम। उदाहरण के लिए एक लेता हूँ, कंसंट्रेशन। मन की एकाग्रता होगा तो ही आप अपने काम में प्रगति कर सकते हैं। तो मन की एकाग्रता के लिए सचिन तेंदुलकर है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। पेले है जो अच्छा फुटबॉल खेलता है। लेकिन एक उदाहरण जो मैंने सिंधियों में देखा, दुनिया में कहीं नहीं देखा। अगर सचिन तेंदुलकर कहे कि आप क्रिकेट तो अच्छा खेलते हो, वर्ल्ड चैम्पियन हो, क्या आप फुटबॉल में भी वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हो क्या? नहीं भाई, इसके नियम अलग है, उसके नियम अलग है, दो काम में मैं नहीं बन सकता। अगर आप पहले से बोलेंगे तुम तो फुटबॉल के तो वर्ल्ड चैम्पियन हो, क्या तुम टेनिस में भी वर्ल्ड चैम्पियन बन सकते हो? नहीं बन सकता है। लेकिन एक सिंधी छोटा लड़का, वो पद्मश्री भी है, पद्म विभूषण भी है, एक खेल में वर्ल्ड चैम्पियन बना, इतना काफ़ी नहीं, और दूसरा खेल खेलने लगा। लोगों ने बोला पागल है क्या, इसके नियम अलग है, उसके नियम अलग है। जब ये खेलते समय वो नियम डालोगे, ये भी गया सत्यानाश और वो भी सत्यानाश होगा। अब तुमको तो अनेक वर्ष अनेक ट्रॉफी जीतने हैं, अनेक चैम्पियनशिप जीतने हैं। ये लड़के ने कहा नहीं, और दोनों खेल में मिलाकर 25 बार वर्ल्ड चैंपियन बना है पंकज अडवाणी। तो स्नूकर में भी और बिलियर्ड्स में भी, दोनों के नियम अलग।
फिर भी वो वर्ल्ड चैम्पियन 25 टाइम्स, 18-19 साल में ही वर्ल्ड चैम्पियन बन गया था। वह उदाहरण ढूंढ रहा हूँ मैं, कहीं मिलेगा क्या। मैं ढूंढ रहा हूँ कि जो भी रेफ्यूजी करके आते हैं दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर, और अपने जीवन में इतने सक्सेसफुल होते हैं कि कहीं भी नामो निशान नहीं रेफ्यूजी स्टेटस का। ऐसा कोई सिंधियों को छोड़कर दुनिया में कोई एक कम्युनिटी है क्या? अभी तक मुझे नहीं मिला। ये सब बातें देख रहा हूँ। अब साधारणतः लोगों को लगता है कि सिंधी यानी व्यापारी, तो ये लोग कायर लोग होते हैं, इनमें शौर्यता कहाँ है? तो सी फॉर करेज का एक उदाहरण बताता हूँ। आप सब जानते हो राजा दाहिर सेन, जब युद्ध हो रहा था तो उसको मोहम्मद बिन कासिम की ओर से एक वज़ीर आया। उसने बताया कि तुमको एक मौका देता हूँ, तुम और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर दूसरे किसी देश में भाग जाओ और ये गांव हमको दे दो, युद्ध की ज़रूरत नहीं है। तो दाहिर सेन का उत्तर है, मेरे प्रजा सारे मेरे परिवार के लोग हैं, यहाँ की हर लड़की मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भले मैं मर जाऊँ, मैं युद्ध करूँगा, युद्ध नहीं टालूँगा, मुझे मेरी रक्षा परवाह नहीं है। यह है दाहिर सेन का साहस। उसके कुछ उदाहरण आज के जीवन में दिखता है क्या? तो आप जानते हैं 1943 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले अनेक स्वतंत्रता सेनानी में एक 19 साल का हेमू कलानी था। 1965 में आते हैं जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उस समय एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रेम रामचंदानी, कितने लोग जानते हैं कितने लोग नहीं जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा बताता हूँ। उसको बताया था कि सरगोदा एयरपोर्ट को उड़ा देना है, और वहाँ सबसे बड़े सर्वेलेंस सिस्टम तो अमेरिका ने ला के रखा है, इसलिए आप उसके नज़दीक जाते ही उनको वायरलेस से पता चल जाता है कि इसके ऊपर अब आक्रमण होना है। तुरंत उनके फाइटर जेट्स आ जाएंगे तुमको खाने के लिए। फिर भी एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, और धीरे धीरे उसके ऊपर बम की वर्षा डालते गए, एयरपोर्ट को ध्वस्त किया। आखिरी बार जब वो गया तो उसके प्लेन को आघात हुआ, और वो अगर पैराशूट लेकर नीचे उतरता तो वो निश्चित रूप से जीवित हो सकता था, लेकिन वो पाकिस्तानी लोग पकड़ लेंगे। इसलिए वो जलते हुए प्लेन को भी भारत तक लेके आया, भारत में क्रैश लैंडिंग किया। 4 दिन तक मिलिट्री हॉस्पिटल में रहते हुए 26 सितंबर 1965 को देह त्याग किया। कितना बड़ा नाम है। आने वाले 26 सितंबर को ज़रूर एक दिया जलाना फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रेम रामचंदानी के लिए। तो हमारे पास शौर्य की परंपरा है, शौर्य के साथ साथ चारित्र की भी परंपरा है। दाहिर सेन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लाड़ी रानी बाई, उसने मोर्चा संभाला और उसने अपने देश को, अपने समाज को बचाने का पूरा कोशिश किया। चारों ओर से विरोधी लोगों ने घेर लिया था। तब ध्यान में आया कि खाने पीने के, पानी के सप्लाई लाइन सब कट हो गए, धीरे धीरे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि अब विरोधी लोग वापस ऊपर आए हैं, ये लोग अत्यंत क्रूर है, महिलाओं के साथ बुरी तरह व्यवहार करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं सती करने वाली हूँ। जिन जिन को आना है मेरे साथ आइए। अपने सहेलियों के साथ लेकर, शायद विश्व का ये सबसे पहला जौहर है। राजस्थान में या गुजरात में जौहर होने के पहले जो जौहर हुआ था वह मोहम्मद बिन कासिम के समय लाड़ी रानी ने किया था। दुनिया के इतिहास में इसके पहले कोई उदाहरण नहीं। भारत के बाहर तो ऐसे कोई उदाहरण दिखता ही नहीं है। जौहर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द ही नहीं है, सती के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो उसकी बेटी परिमला देवी, सूर्या देवी ने भी बड़ा काम किया था और अपने मान को बचाया। ये सब छोटी घटनाएं
हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि चरित्र क्या होता है, महिलाओं के लिए क्या ये अहम रखता है। दूसरा एक देखते हैं हम कि आपके पास क्रिएटिविटी होना चाहिए, और जो क्रिएटिविटी आप सिंधियों में देखेंगे मुश्किल से कहीं भी देख सकेंगे, बहुत ही दुर्लभ है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के ज़माने में सब लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट, वो भी एक जीनियस है, बिल गेट्स, इसके कारण सबको फ़ायदा हुआ। आज हम यहाँ से वहाँ संपर्क लोग करते हैं तो जीमेल से करते हैं, उसके पहले याहू था। लेकिन पहला मेल कौन सा था? वह है एक सिंधी ने दिया हुआ हॉटमेल, उसका नाम है सबीर भाटिया। दूसरा, बम्बई में एक 14 साल का लड़का अंगद दरियानी, 9वीं कक्षा का विद्यार्थी, उसने दुनिया का द चीपेस्ट 3D प्रिंटर बनाया है। अब 3D प्रिंटर ये सामान्य प्रिंटर नहीं है जो कंप्यूटर के साथ लगाते हो, ये टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी चीज़ है। और 3D प्रिंटर 14 साल का लड़का, यंगेस्ट 3D प्रिंटर डिज़ाइनर एंड चीपेस्ट 3D प्रिंटर, जिसे IIT बम्बई ने भी खरीदा है। और उसने बताया कि समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, तो जिनको आँख नहीं है, ब्लाइंड पीपल, उनके लिए उसने EYEI आईपैड बनाया है, ताकि कंप्यूटर में मैं बैठा हूँ तो मेरे साथ जिसको नेत्र नहीं है वो भी कंप्यूटर देख सकता है, ऐसा ब्रेल प्रिंटर बना दिया उसने। और एक नाम है, वो भी 19 साल का लड़का, सुवीर मीरचंदानी। उसने अमेरिका के सरकार को लिखा कि देखो, रोज़ आपके कामकाज में कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालते हो, पूरे अमेरिका में रोज़ लाखों करोड़ों पन्ने आपको प्रिंट करना होता है। तो इसमें आप टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का उपयोग मत कीजिए, इसमें आप एरियल फॉन्ट का उपयोग मत कीजिए, इसमें इंक का खर्चा ज़्यादा होता है। अगर कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालते समय इंक का खर्चा कम होना है तो उसने एक फ़ॉन्ट बताया, मालूम है कौन सा फ़ॉन्ट? आपको स्पष्ट दिखाई देगा, पढ़ सकते हो, लेकिन इंक का खर्चा करोड़ रुपया बच जाएगा, वो है गैरामोंड। तो उसको वहाँ की सरकार ने उसका पुरस्कार किया और उसको सम्मानित किया है, वह भी एक सिंधी है। भारत के अनमोल पुस्तकें हैं, प्राचीन काल से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेडिकल साइंस में, ये सारे पुस्तक सिंधी से, सिंध के माध्यम से अरेबिया गया। ले जाने वाला कौन था? उसको कम से कम संस्कृत मालूम होना चाहिए, उसके बिना तो अनुवाद नहीं हो सकता है। तो लोग बोलेंगे अल फरीदी, अल फरीदी तो संस्कृत नहीं जानता था। संस्कृत जानने वाला, अरबी भाषा जानने वाला वह एक सिंधी था, उसका नाम है कान्हा। सही पूरा नाम, कोई भी सिंधी नाम तो आनी होना चाहिए, अडवाणी, दासवानी, ऐसा होना चाहिए। इसका पूरा नाम इतिहास में नहीं आया, लेकिन अल फरीदी का आ गया, क्योंकि इतिहास लिखने वाले वो लोग थे। फिर भी इसके कारण वो सब गया वहाँ। जैसे मैंने बताया कि सब सिंधियों का नाम आनी होता है, तो ईरान में भी लोगों का आनी है, ये कैसे हुआ? अब वहाँ भी गीलानी, आपने जाया, सैयद अली गिलानी, एक क्रिकेट प्लेयर था, उसका नाम था सलीम दुर्रानी। ये आनी कहाँ से आया? आनी संस्कृत शब्द से आया है, अंश से आनी। तो ये आनी ईरान में कैसे पहुँचा? मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, अभी अभी IIT खड़गपुर ने बताया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भीषण वहाँ अकाल आया था, फैमिन हो गया, तो वहाँ के लोगों को माइग्रेट करना पड़ा। तो ये लोग आज से 4000 साल पहले माइग्रेट करते हुए तुर्की के पास गए। वहाँ एक आर्य देश है, उसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया के इतिहासकारों से बात कीजिए, इंटरनेट में देखिए तो बताएंगे कि जब सिंधी लोग हमारे देश में आए तब हमारा देश का उगम हुआ। दैट इज़ द फर्स्ट सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ आर्यंस। वो कहते हैं
और वहाँ से वे बेबीलोनिया में गए, वहाँ से वो इराक सीरिया में गए, जहाँ एक हिंदू साम्राज्य कहते हैं मितानी साम्राज्य का खड़ा किया। ये सब सिंधी लोग जब यहाँ से मोहनजोदड़ो से गए थे, तो ये मोहनजोदड़ो का एक है कि क्रिएटिविटी में, तो इन्होंने जो पुस्तकें दूसरे भाषाओं में दिए और एक क्रिएटिविटी के कई उदाहरण हैं जो लोगों को बहुत उत्साह देगा। वो है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप सिंधी के पास ले जाइए, उसको ठीक कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, त्रिनिदाद का अपोजिशन मिनिस्टर कह रहा है। और उसने वहाँ जिनका जन्म कराची में हुआ था 1927 में, बाद में विभाजन के बाद वो बम्बई आए, फिर यहाँ से त्रिनिदाद गए, उनका नाम है राम कृपलानी। आप इंटरनेट पे जाके देखिए। राम कृपलानी ने त्रिनिदाद में एक छोटा सा मार्केट शुरू किया, अपना दुकान शुरू किया। धीरे धीरे वो सुपर मार्केट बन गया, धीरे धीरे वो चेन ऑफ सुपर मार्केट्स बन गया। और जो भी बैंक डूब रहा है तो इनको दे दिया, बहुत यशस्वी होने लगा। जो भी कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, बस सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, इनको दे दिया, ये ठीक कर देते थे और ये चलाने लगते थे, प्रॉफिट होता था। तो वहाँ के प्रधानमंत्री को अपोजिशन बता रहा है कि तुमको तो चलाना नहीं आता है गवर्नमेंट, और जब तुमको नहीं चलाना आता है तो तुम राम कृपलानी को दे दो। इसको कविता बनाकर उसने कविता गाया है अपने पार्लियामेंट में। तो ये ठीक है, वहाँ हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। 1950s में क्रिकेट के जगत में सबसे बलवान देश जो था वह है ऑस्ट्रेलिया। पहले तो डॉन ब्रैडमैन थे, उनके बाद नील हार्वे, नॉर्मन ओनील, रे लिंडवाल, एलन डेविडसन, वैली ग्राउट, रिची बेनो जैसे दिग्गज खिलाड़ी खेलते थे। किसी भी देश में जाते थे, पांचों मैच जीत जाते थे, 3 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाता था। 1959 में भारत आए, सारे लोगों का प्रेडिक्शन ये था कि पांचों मैच भारत हार जाएगी, वाइट वॉश होगा। 5 दिन तक तो चलेगा नहीं, 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। इतने रे लिंडवाल और एलन डेविडसन, रिची बेनो के सामने कौन टिक सकता है। तब भारत के क्रिकेट बोर्ड ने सोचा कि इतना बुरी तरह से तो भारत नहीं हारना चाहिए, किसी एक सिंधी को पकड़ो, वो ठीक करेगा। तो आपको क्रिकेट में एक नाम आएगा, GS रामचंद। गुलाब राय, सिपाही मलानी, रामचंद, उसको कैप्टन बना दिया। और आपको आश्चर्य होगा, जो दुनिया में किसी ने नहीं किया वो ये किया। हम तो 5-0 से नहीं हारे, हम तो 2-1 से हारे, लेकिन एक मैच जीत गए ना। कानपुर में जसू पटेल ने 9 विकेट लिए, लेकिन सब लोग कहते थे ये मैच जसू पटेल मैन ऑफ द मैच नहीं है, ये चंदू बोर्डे मैन ऑफ द मैच नहीं है। असली में मैन ऑफ द मैच GS रामचंद का नेतृत्व है। बाकी हम लोग तो गधे हैं, गधों का नेतृत्व एक शेर ने किया, शेर जीत गया। भारत जीतने के पीछे वो था। ये सब दूर की बात है। अभी आपके सामने की एक उदाहरण बताता हूँ। 1984 का जब चुनाव हुआ था, उस समय बीजेपी को केवल 2 सीट मिले। बीजेपी के दिग्गज लोग इलेक्शन में हार गए, अटल जी भी हार गए, क्योंकि वो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद का एक सिंपैथेटिक वेव था। राजीव गांधी जीत कर आए, ठीक है, उस समय 2 सीट मिला। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को 280 से ज़्यादा सीट मिला। अब वे थोड़ा भी लिए, जब तक सिंधी नहीं आता है ताली मत बताइए। अब 280 तक ले गया कौन? तुरंत उन्होंने बोला कि अब एक सिंधी को राष्ट्रीय नेता बनाइए। तो बीजेपी के अध्यक्ष 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बने और एकदम से 2 से 30, 30 से 60, 60 से अभी 200 तक चल गया। ये एक मैजिक है। लोग पूछते हैं कि सिंधी कहाँ भी जाता है, 1 नंबर पे कैसे पहुँचता है। एक बार अब्दुल कलाम जी गए थे नासा में, उनके साथ कई लोग थे।
और नासा का साइंटिस्ट ने बताया कि हमको मालूम है कि आप चंद्रमा तक जाएंगे, आप चंद्रमा में एक आदमी को भी भेजेंगे, लेकिन याद रखना कि जब भी आप भारत ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाते हो तो आप पेन से कुछ लिख नहीं सकते हो, क्योंकि स्याही नीचे नहीं आती है, क्योंकि नो ग्रेविटी। और हमने एक नया पेन निकाला है जो ग्रेविटी के बिना भी लिख सकता है, वो पानी के अंदर भी लिख सकता है, लोहे के ऊपर लिख सकता है, सब जगह पे लिख सकता है। अरबों रुपया खर्चा करके पेन बनाया है, लेकिन ये हम आपको नहीं देंगे। तब हमारे अब्दुल कलाम साहब ने अपने साथियों को और देखा तो वहाँ एक सिंधी था, तो सिंधी ने बोला, कोई चिंता नहीं सर, हम जब वहाँ जाएंगे तो पेंसिल लेके जाएंगे, उसको तो ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं, वो लिख सकता है। अब व्यापार में आप कोई भी देश ले लिए, वहाँ का बड़ा दिग्गज व्यापारी एक सिंधी होता है। आप यूके में जाएंगे तो वहाँ गोपीचंद हिंदुजा मिलेगा, आप सिंगापुर जाएंगे तो वहाँ एक वासवानी मिलेगा, आप मैड्रिड स्पेन जाएंगे तो वहाँ फेबियानी मिलेंगे, आप नाइजीरिया जाइए, आप फ्रांस जाइए, सब जगह पर कोई सिंधी मिलता है। मैं गया था जापान में, तो मेरी पहचान वहाँ हो गई थी, तो वहाँ हीरो पंजाबी, वो भी सिंधी हैं। ऐसे हर जगह पे ये लोग जब गए थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था, एक झोला लेके गए, 100, 500, 200 जितना भी अलाउड था उतना पैसा लेकर गए, लेकिन आज अरबोपति कैसे बन गए। तो एक बात जो आज तक किसी मैनेजमेंट के कॉलेज में नहीं है, उसके बारे में लोग बताते हैं। एक कॉफ़ी का मशीन था, कॉफ़ी परकोलेटर में आप यहाँ से $1 डालोगे तो यहाँ 1 कप कॉफ़ी आएगा। समझ लीजिए आपने 10 रुपया का कॉइन डाला तो यहाँ गरम गरम कॉफ़ी आता है, वो मशीन था। तो वहाँ से एक अमेरिकन गया, उसने 10 रुपया डाला, जो कॉफ़ी आया था उसमें एक कीड़ा था, पी नहीं सकते, उसने फेंक दिया। वहाँ से एक अंग्रेज आया, उसने 10 रुपया डाला, गरम कॉफ़ी था लेकिन उसमें एक कीड़ा था, उसने इधर उधर देखा और धीरे से कीड़ा उठा के फेंका, कॉफ़ी पीकर चले गया। वहाँ से एक चाइनीज़ आया, उसने देखा कि कॉफ़ी में कीड़ा है, तो उसने इधर उधर देखा, कॉफ़ी फेंक दिया, कीड़ा खाया, बोला आज तो बहुत मज़ा आ गया। वहाँ से एक सिंधी गया, उसने देखा कि ये कॉफ़ी में कीड़ा है, कीड़ा को अलग किया, कॉफ़ी को अलग किया। वहाँ से एक अंग्रेज़ जा रहा था, बोला कि मशीन में 10 रुपये का कॉफ़ी मैं तुमको 9 रुपये में देता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, 8 रुपये में मैं ख़रीदूँगा, तो ले लो 8 रुपये में। वहाँ से एक चाइनीज़ जा रहा था, बोले को गरम गरम एक कीड़ा है, 9 रुपये में देता हूँ। उसने बोला नहीं, 8 रुपये में दे दो, दे दिया उसको 8 रुपये में। दूसरे मशीन से 10 रुपया का उसने कॉफ़ी तो पी लिया और देखा कि कॉफ़ी पीने के बाद भी इसके पास 6 रुपया आया कहाँ से। आज तक इकोनॉमी के किसी भी बड़े आदमी को ये उत्तर मिलता नहीं है। जय श्री राम।